हम लोग बिज़नेस के बारे में पूरा देख चुके थे। आज हम लोग बताते हैं प्रोफेशन क्या है। और आपको हम बताए थे कि एक व्यक्ति अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो 3 ही काम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करता है। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो पहला हम लोग बिज़नेस के बारे में पूरा डिटेल देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशन क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या है। कैसे हम जानेंगे कि कोई काम प्रोफेशन के अंदर आता है। तो प्रोफेशन क्या है? पेशा, जहाँ को एक व्यक्ति अपने स्पेशल स्किल से, अपने हुनर से, अपने नॉलेज से पैसा कमाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने हुनर से पैसा कमाता है तो वो सारा काम प्रोफेशन के अंदर आता है। कोई डांसिंग का काम जानता है, डांस करके पैसा कमा रहा है, तो ये उसका स्किल है, ये भी उसका प्रोफेशन है। हम लोग टीचिंग का काम जानते हैं, हम लोग भी प्रोफेशनल है। कोई मेडिकल का काम जानता है, डॉक्टर बन गया तो वो भी उसका प्रोफेशन है। वकील साहब प्रोफेशनल पर्सन है। कोई फाइटिंग का प्रोफेशनल हो गया है। पेंटिंग करता है, वो भी प्रोफेशनल्स हैं। तो जितने भी लोग, अपना एक आर्ट है। अब किसी को मेहंदी लगाना हो तो वो भी प्रोफेशनल है। सब व्यक्ति जानता है, वो कला उसके अंदर है, इसलिए उसको पैसा लोग दे रहा है। अगर वो आर्ट उसके अंदर नहीं रहेगा तो लोग पैसा नहीं देगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्किल को, अपने हुनर को बेच के पैसा कमाता है तो वो कहलाता है प्रोफेशन। कोई दिक्कत है? जिसमें आपके डॉक्टर आ गए, वकील आ गया, इंजीनियर आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, टीचर आ गया, पेंटर आ गया, जितने भी एक्टर्स हो गए, वो सब अपना कला ही बेच रहा है। कलाकार है और कुछ नहीं। वही कला है उसके पास, वही बेच रहा है और कुछ भी उसके पास नहीं। तो ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। इसकी विशेषता क्या है? तो पहला लिखा है कि विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। इसके पास स्पेशल नॉलेज होगा और टेक्निकल नॉलेज होगा, तभी वो व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर आएगा। और क्या है दूसरा? प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग प्रोफेशन में आएंगे, जितने प्रोफेशनल हैं, सबको ट्रेनिंग लेना पड़ा होगा। वकील को क्या करना पड़ता है? 6 से 7 साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है अपने सीनियर वकील के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लॉयर तो हो गया। डॉक्टर बनेगा तो देखिएगा 5-6 साल वो भी प्रैक्टिस करता है किसी बड़े डॉक्टर के अंदर में। टीचर बनेगा तो बीएड में जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्या एक्टर क्या लगता है? बिना ट्रेनिंग स्कूल गए एक्टिंग कर लेने लगता है? पुराने ज़माने के एक्टर नहीं है। अब क्या करता है? जो भी एक्टर बन रहा है ना, वो ट्रेनिंग स्कूल जा रहा है, एक्टिंग पढ़ता है, उसके बाद फिर आता है एक्टिंग करता है। अब पेंटिंग करने वाला क्या है? अच्छा पेंटर कौन बन रहा है? जो ट्रेनिंग स्कूल जा रहा है, यानी पेंटिंग का स्कूल जाता है, पेंटिंग सीखता है, फिर आता है। तो इसमें बोलता है स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत है, स्पेशल स्किल का ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। जिसके पास ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वो व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन में पहला है कि नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए, दूसरा है ट्रेनिंग होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके नीचे क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल बॉडीज़ या एसोसिएशन होने चाहिए। मतलब जितने प्रोफेशनल लोग हैं सबके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। जैसे मेडिकल के लिए क्या है? जैसे मान लिया हम डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा संस्था है जो हमको मॉनिटरिंग करता होगा। जितने यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक वाले, वो सबको कोई मॉनिटर करता है? उसका कोई बॉडी है? पूरे देश भर में जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बॉडी है। जितने भी लॉयर हैं उनके लिए एक बॉडी है। अगर कोई एक लॉयर गलत कर देगा तो कहाँ पे उसका सज़ा सुनाई होगा? एक तो कोर्ट कानून जो करेगा उसका अपना प्रोफेशनल बॉडी। लॉयर लोग के लिए आप सुने होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप गलत काम किए, लॉयर हैं और गलत काम किए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका जो लॉ का सर्टिफिकेट है उसको रिजेक्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी। मतलब कल तक लॉयर थे, आज जब से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट को ख़त्म कर देगी, आप लॉयर नहीं हैं। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गलती कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया, तो कौन है जो डैमेज कर सकता है उसको? उसका कोई ऑथराइज्ड बॉडी है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑथराइज्ड बॉडी जिसका नाम है ICAI। जिस समय अगर CA आप हैं और आपके ऊपर गलत आरोप लगा कि आप गलत तरीके से डेटा को मिसयूज करके किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाए या अपने को फ़ायदा पहुंचाए, तो ICAI जो है आपका सर्टिफिकेट रद्द कर देगा। उसी तरह से मेडिकल वाले यानी डॉक्टर लोगों के लिए है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिएगा, हर डॉक्टर के पास MCI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो समझो फर्जी डॉक्टर है। MCI समझते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो आप अपने बड़े इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लिए प्रैक्टिस का, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप प्रोफेशनल है ही नहीं। तो हर व्यक्ति को प्रोफेशनल बनने के लिए एक बॉडी होता है जहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेशन लेना होता है। अगर वो प्रमाणित कर दिया तो आप खोल सकते हैं। जैसे प्राइवेट डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। कोई तो डॉक्टर प्रमाणित करके दे कि हाँ, ये डॉक्टर अब अपना सेल्फ प्रैक्टिस करने के लायक बन चुका है। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा ट्रेनिंग में आ गया। सेल्फ प्रैक्टिस में पैसा सबको कमाना रहता, तो उसको भी शौक चढ़ गया कि हमको भी पैसा कमाना है। आधा ट्रेनिंग लिया, मतलब 6 साल का ट्रेनिंग था, 2 साल ट्रेनिंग लिया, भाग गया और 1000 रुपये में क्लिनिक खोल दिया, तो बर्बाद कर देगा ना। तो क्या करेगा ये? अपने सीनियर जहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है वहाँ से सर्टिफिकेट लिखवाएगा।
कि लिखिए सर, लिख के दीजिए हमको कि अब हम मतलब सतीश कुमार सिंह मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं। इनके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर होनी चाहिए। हम लिख के दे रहे हैं या हमारा सीनियर लिख के दे रहा है मेरे लिए। अब कल हो के अगर हम किसी का ऑपरेशन करें और मर जाए पेशेंट मेरी गलती के कारण, तो वो भी तो जाएगा जो लिख के दिया। इसलिए लिख के देने वाला लिख के दे देगा, दे देगा। अगर लिख के देने बोले कि लिख के दीजिए सर आप ही के नाम पर हम खोल देंगे, आप ये सिग्नेचर के आधार पर खोल देंगे, तो कभी कोई लिख के नहीं देता। पूरा ट्रेनिंग करवाता है तब देता है कि पहले 7-6 साल तुम यहाँ ट्रेनिंग करो, हमको लगेगा कि तुम उस लायक है तो लिख के देंगे, नहीं लगेगा नहीं देंगे। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए एक ऑथराइज्ड बॉडी होना चाहिए। जैसे मेडिकल वाले के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सीए के लिए ICI है, CS के लिए ICSC है, SI है, और उसके बाद CMA के लिए जो है CMA है। उस तरह सारी बॉडीज़ है। अच्छा, हम लोग के लिए टीचर अगर बनना चाहते तो एक B.Ed आज के समय में कि आप B.Ed अगर आप करें हैं तो आपके पास टीचिंग क्वालिटी है और आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपके पास B.Ed नहीं है तो टीचिंग क्वालिटी नहीं है और आप टीचर नहीं बन सकते। तो ये सारे ऑथराइज्ड बॉडी या प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं जो पूरे काम को देखता है, देख रेख करता है। जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे। क्या करेगा? तो पहला, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। जो उसके मेंबर्स हैं, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं तो अगर हम गलत काम करते अपने पेशेंट के साथ तो हमको कौन कंट्रोल करेगा? केस होगा वो अलग बात है, ठीक है, पब्लिक के साथ मेरा झगड़ा होगा अलग बात है। कोई संस्था है जो हमको कंट्रोल करेगी, तो वो कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसके नीचे क्या है? पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करेगा, रूल्स रेगुलेशन तैयार करेगा कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है। आप किसी मरीज का जान नहीं ले सकते हैं, पहले पैसा नहीं पहले जान, ये सिखाता है। उसके नीचे क्या है? अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाने और विकास करने का काम करता है। मतलब जो उसके मेंबर्स हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जिन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है अपना प्रैक्टिस करने का, उनको उनका जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो एक प्रोफेशनल का बनाता है कि ये लोग प्रोफेशनल है, इमोशनल नहीं होगा भैया। प्रोफेशनल पर्सन है, अपने प्रोफेशन से प्यार करेगा, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा ध्यान देगा। कोई भी चीज़ हो, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ नहीं देखता। ये लोग देख बताइए, इसके पास अगर कोई पेशेंट जाता है देखता है कि गंदा है, गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं देखता। वो जानता है कि एक लाइफ हमारे पास आया है, उसको बचाना है, चाहे जो भी हो। हाँ, पैसा जो रिक्वायर्ड होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल सबमिट कराएगा, डॉक्टर का भी नहीं। डॉक्टर सबसे पहले जान बचाने के पीछे जाएगा। हॉस्पिटल का काम होता है कि पहले पैसा दो। डॉक्टर के पास अगर पर्सनली चलेगा ना तो वो जान बचाने के पीछे रहेगा, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कोविड के समय वो अपना जान बचाने के चक्कर में घर में रहता। कोरोना के समय सारे डॉक्टर्स क्या किए? जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो क्या किए? अपना लाइफ देखे या समाज को देखे? वो चाहते छुट्टी ले सकते थे कि हम भी कोविड हो गया, हमको 14 डेज क्वारंटाइन हो जाएंगे, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है। उनको सिखाया जाता है कि अपना कम पहले जनता को देखना है, दुनिया को देखना है। कैसे आर्मी के जवान के सिखाया जाता है कि देश पहले, उसी तरह इन लोगों को भी सिखाया जाता है। तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो कोड ऑफ कंडक्ट हम बात कर रहे हैं। उसके नीचे बोला अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। कम से कम बताना कि हमारे यहाँ मेंबर बनने के लिए, यानी एक व्यक्ति को डॉक्टर का प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम कितना नॉलेज होना चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तय करता है। बात समझ गए? ये तय करता है कि कौन प्रैक्टिस कर सकता है। और पेशे में प्रवेश का नियमित करना, ये रेगुलेट करता है पूरा इंडिया का। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही पूरे देश में मेडिकल कॉलेज चलवाता है कि भैया डॉक्टर बनेंगे कैसे। ये तो ठीक है, डॉक्टर बन गए उसको रेगुलेट कर रहा है, जो बन गया उसके लिए तो काम करेगा, लेकिन आगे बनेंगे। जैसे ICI क्या करता है, चार्टर्ड जो बन गए हैं उसको भी मॉनिटर करता है और जो बनने वाले हैं उसको भी ध्यान देता है। तो दोनों काम इसका है। अब कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसमें। कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं, आचार संहिता, जिसको आपको मानना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जो भी मेंबर्स होते हैं, बोलता है द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, द स्केल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए। ये सब इसके अंदर शामिल है कि हम अपने व्यक्तियों में, जो हमारे यहाँ वर्कर हैं, उसके अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता, ये सब को हम लोग नॉर्म्स मानते हैं और इसके आधार पर देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट सही है कि नहीं। यानी हमारा वर्कर जो होना चाहिए, जो हमारे यहाँ इस तरह का, मान लीजिए कोई वकील है, ईमानदार होना चाहिए। हालांकि होता नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है। डॉक्टर ईमानदार होना चाहिए, कोई दिक्कत है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदार होना चाहिए। दूसरा क्या है? सत्यनिष्ठा होनी चाहिए उसके अंदर।
हमेशा सच बोलने वाला होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ये 3 चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शामिल होता है। और देखो क्या लिखा है ये प्रोफेशनल किसको पहले मानता है, प्रॉफिट को या सेवा को? क्या लिखा है? आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी पैसा बाद में, पहले सर्विस को ध्यान देता है। ये नियम है, ये कहता है, भले लोग नहीं ध्यान देता अलग बात है, लेकिन ये कहता है कि जो लोग प्रोफेशन में हैं, सारे प्रोफेशनल लोग पैसा को सेकेंडरी रखता है। सबसे पहला पर्पस उसका क्या होता है कि वो सर्विस ज़्यादा दे, तो सर्विस को पहले रखता है और जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है, जो पैसे के रूप में कंसिडरेशन है, वो सेकेंडरी इसका पोर्शन हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ लिया? पेशा के बारे में। अब पढ़ते हैं रोज़गार। रोज़गार क्या होता है सब लोग जानते हैं। रोज़गार का मतलब जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और बदले में वेतन पाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और बदले में वेतन पाता है तो वो क्या कहलाता है? रोज़गार कहलाता है। जैसे अब जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या करेगा वो? सरकारी नौकरी वाले लोग क्या हैं? रोज़गार में। रोज़गार में एक मालिक होगा, आप नौकर रहिएगा, जो मालिक बोलेगा आप काम कीजिएगा और महीने में सैलरी लीजिएगा। यही ना रोज़गार है। रोज़गार का मतलब है कि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो बताओ जी, सरकारी नौकरी वाला लोग क्या कर रहा है? रोज़गार ही कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो क्या होगा? रोज़गार। तो जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मतलब समझते हैं ना, नौकर हैं, उसका एक मालिक है जो इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, समझ गए? वो उसी इंस्ट्रक्शन पर, और महीने के लास्ट में उनको उसके बदले में सैलरी या वेजेज मिलता है। तो वैसे लोग किसके अंदर शामिल हो जाएंगे? रोज़गार। कहीं कोई दिक्कत है? रोज़गार का मतलब अपने लिए काम करना या दूसरे के लिए काम करना? दूसरे के लिए काम करना और बदले में पैसा लेना। और हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर, हम लोग अपने लिए काम करते हैं कि दूसरे के लिए? अपने लिए। हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं ना, हम किसी और के लिए काम नहीं। मेरा मालिक कोई नहीं है। उसी तरह बिजनेसमैन अपने लिए काम करता है, किसी और के लिए नहीं। बिजनेसमैन का मालिक कोई है? तो याद रखिएगा, बिजनेस में कोई मालिक नहीं, प्रोफेशन में कोई मालिक नहीं। लेकिन तीसरा तरीका है रोज़गार, जहाँ पे एक मालिक होगा, उसके इंस्ट्रक्शन पर आप काम कीजिएगा और महीने के लास्ट में उसके बदले में, एक महीना जो आपको नौकर बना के खटवाया है, उसके बदले में वेतन देता है या तो मजदूरी देता है, यानी सैलरी देता है या तो वेजेज देता है। अब क्या विशेषता है पैसे की, तो सब आप जानते हैं। पहला क्या है? पहला सेवा अपने लिए, एक दूसरे के लिए? दूसरे के लिए नौकरी करो, अपना कुछ नहीं। 60 साल भी अगर खट लोगे तो अपना कुछ नहीं, सब दूसरे के लिए। दूसरा का बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन गया, आपका मालिक एक फैक्ट्री खोला था जिसमें आप ज्वाइन किए थे, मेहनत कर करके पता चला कि आज 15 फैक्ट्री मालिक के पास, लेकिन आपके पास कुछ नहीं, वही महीने का सैलरी। और सैलरी जो आ रहा है सो जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं। यानी मालिक 1 से 15 पहुंच गया और हमारे पास कुछ नहीं हुआ। ये है सैलरी। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है? अच्छा, पर्सनल सर्विसेज का मतलब क्या है? अगर हम नौकरी ज्वाइन किए तो हम ही जाके सेवा देंगे या कोई दूसरा भी दे सकता है? सरकारी नौकरी मेरी हुई है तो ड्यूटी हम ही को करना होगा या अपना भाई को भेज देंगे? हाँ, पर्सनली हमको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रोफेशन में या बिजनेस में, बिजनेस हम खोले हैं और 2 दिन बीमार पड़ गए, बेटा को बैठा दिए, क्या बोलेगा कस्टमर कि नहीं नहीं इसे नहीं खरीदेंगे? बोलेगा? समझ में आया क्या बोले हम? अरे भाई, बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेस में कोई भी आदमी रहेगा, मेरा दुकान खुला हुआ है ना जी, कोई भी कस्टमर का, कोई भी आदमी अगर काउंटर पर बैठ जाएगा तो मेरा सेल होगा कि नहीं होगा? कि कोई आदमी आएगा तो बोलेगा ना ना अरे आपके पापा कहाँ गए? बोला तबीयत ख़राब है। बोला जब वो आएंगे तबे खरीदेंगे, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। ठीक है, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, ठीक है तुमसे हम खरीद लेते भैया। तो बिजनेस में अगर कोई दूसरा आदमी भी बैठ जाएगा तो बिजनेस कर सकता है, उसको पर्सनली रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में भी पर्सनली रहने का ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो दूसरे आदमी से भी, बहुत हॉस्पिटल दूसरे आदमी से चला रहा है, फ़ोन पर डॉक्टर बता रहा है कि ये इंजेक्शन मारते जाओ, हो जा रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें आप अगर खुद नहीं हैं तो नौकरी कैसे कीजिएगा? बताइए, नौकरी में हम रखें किसी को, ड्राइवर को, और बोला सर आज हमको जाने का मन नहीं है तो मेरा छोटा भाई को भेज देते हैं, थोड़ा थोड़ा ये भी जानता है चलाने, कोई मान लेगा? नहीं मान कि नहीं, तुमको आना है, तुम जानते हो, तुम ही आके काम करो, तुम्हारे बदले में कोई दूसरा आके क्या काम करेगा एक दिन आके? इसलिए यहाँ पे क्या है? व्यक्तिगत सेवा है, आपको खुद जाके सर्विस देना होगा। तीसरा क्या है? इसमें एग्रीमेंट होता है मालिक और कर्मचारी के बीच में कि कितना सैलरी दोगे, कैसे छुट्टी मिलेगा, है ना, पीएफ कटेगा कि नहीं कटेगा, सारा चीज़ वहाँ होता है।
कोई दिक्कत है? ये सारी बातें वहाँ तय होती है एग्रीमेंट में। बहुत सारा चीज़ होता है, घर की सुविधा दोगे कि नहीं दोगे, कार की सुविधा दोगे कि नहीं दोगे, मेरा सैलरी मतलब नौकरी परमानेंट है कि टेम्पररी है, सैलरी तुम कैसे दोगे भैया, कितना छुट्टी दोगे, सब बात यहाँ लिखा रहता है। तो एग्रीमेंट हम जरूरी है, लेकिन वो दोनों में एग्रीमेंट नहीं होता है। बिजनेस में कोई एग्रीमेंट नहीं, बिजनेस खोलने के लिए क्या एग्रीमेंट करेंगे, और प्रोफेशन खोलने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन नौकरी के लिए एग्रीमेंट है। देखो नीचे लिख भी दिया है कि कुछ भी हो जाए, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी हो जाए, लेकिन कहलाओगे नौकर ही ना। नौकरी में आप क्या कहलाओगे, नौकर। 2 लाख रुपए आप रिसीव करें, लेकिन हो तो नौकर, चाहे सरकार के हो चाहे किसी एक आदमी के हो। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ होता है वो क्या वर्ड यूज़ होता है, नौकर। सर्वेंट होता है जो एम्प्लॉयमेंट में रहता है, जो रोज़गार में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नौकर। उसके आगे लिखा है पूंजी की ज़रूरत नहीं है। क्या रोज़गार में जाने के लिए पूंजी ज़रूरत है? अरे हम दूसरे के यहाँ नौकरी करेंगे तो पूंजी मालिक ना लगाएगा, हमको क्या टेंशन, हम तो नौकरी में आए हैं भैया। तो इसमें पूंजी का ज़रूरत नहीं है, जो सबसे प्लस पॉइंट होता है, इसलिए सब लोग यहीं घुस जाता है। लेकिन बिजनेस खोलने के लिए पूंजी चाहिए, प्रोफेशन के लिए पूंजी चाहिए। और अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो नौकरी कर लो, पूंजी मालिक लगाएगा, आप वहाँ काम कर रहे हैं, कोई पूंजी चाहिए क्या? बस भाई खटेंगे, मेहनत करेंगे, सेवा देंगे, उसका पैसा ले लेंगे। उसके नीचे क्या है, बिजनेस। बताओ, यहाँ कोई रिस्क नहीं होता है। बात सही है कि गलत है? सही है। डूबेगा मालिक ना, हमको क्या लेना देना, हम काम कर रहे हैं, महीने का पैसा दो। रिस्क किसके पास है यहाँ पे, मालिक के पास। मालिक समझेगा, हमको क्या लेना देना। एम्प्लॉय का कोई टेंशन, हम चिल मार के सोता है। मालिक टेंशन ले रहा है, यार मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, हम चिल मार के सोता है, और हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा दो। जब तुम्हारा आबाद हो रहा था तो हमको देख रहा था का? जब तुम्हारा ग्रोथ कर रहा था, अच्छा हो रहा था, तो उसमें हमको देखा था, हमको 2-4 हज़ार दिया था। तो आज टेंशन काहे लेंगे तुम्हारे चक्कर में? आएंगे, काम करेंगे, चल देंगे। टेंशन किसको है, मालिक को। रिस्क कहाँ पे है, बिजनेस में। सबसे ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में, उससे थोड़ा रिस्क कम है प्रोफेशन में, और यहाँ तो रिस्क ही नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, सब परिभाषा, विशेषता, फीचर्स पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता? आसान है। अब लिख देगा कि रोज़गार क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, तो आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, तीनों के बीच अंतर है, तीनों के बीच डिफरेंस है। इसको समझ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो एक बार समझाते हैं तीनों के बीच के अंतर को, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। सबसे पहला डिफरेंस देखिए क्या लिखा है। डिफरेंस लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस देखना पड़ता है, किस आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, आधार लिखना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस के बारे में लिखेंगे, यहाँ पैसा के बारे में लिखेंगे, यहाँ रोज़गार के बारे में लिखेंगे। तो पहला आधार है प्रारंभ, ठीक है। प्रारंभ कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए ना। देखो लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई पूरी करके बिजनेस शुरू, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए बोलता है, इफ़ नेसेसरी सम लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीटेशन। बोलता है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ लीगल प्रोसीडिंग है, मतलब कानूनी कार्रवाई है, जिसको पूरा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटे बिजनेस के लिए ये भी ज़रूरत नहीं। तो पान दुकान खोलना है तो कौन कानून से परमिशन लेना पड़ेगा? जब मन किया शटर उठा दो, जब मन किया शटर नीचे। लेकिन भाई कंपनी खोलोगे तो कानून से पूछोगे ना, सरकार से परमिशन लोगे कि नहीं लोगे? फैक्ट्री खोल रहे हो, सरकार से परमिशन लोगे ना, सर धुआं निकलेगा, तो धुआं कहाँ जाएगा? तो पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस लो। तो कुछ कानूनी गतिविधि इसमें होता है। तो बोल रहा है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग पूरा करने के बाद आप अपना बिजनेस कभी भी खोल सकते हैं। इसमें बोलता है इसमें आपको प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट। वकील बन रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से सर्टिफिकेट लेके आइए, चिपका देखिएगा, टंगा रहता है डॉक्टर के बगल में, जस्ट जहाँ बैठेगा उसके बगल में सर्टिफिकेट टंगा रहता है, पूरा बढ़िया से मढ़ा के रखता है, एकदम बढ़िया से एकदम उसको सेट करके टांग देगा कि हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और सर्टिफिकेट टंगा रहता है। वही सर्टिफिकेट उसका परमिशन है, समझो, उसको प्रोफेशन स्टार्ट करने का। तो बोलता है कि संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेके ये स्टार्ट हो सकता है। जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बोलता है जिस दिन हमारा नौकरी मिल गया, ज्वाइनिंग मिल गया, उस दिन स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, बिगिनस विद द अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। भाई ज्वाइनिंग लेटर मिला मतलब नौकरी शुरू। नौकरी के लिए कुछ काम करने की जरूरत है क्या? नौकरी के लिए क्या ज़रूरत है? ज्वाइनिंग लेटर का, याद रहेगा। तो इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद बिजनेस शुरू हो जाता है। इसमें अधिकारियों से हमको प्रमाण पत्र मिलेगा तब ये शुरू हो जाएगा, और इसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब शुरू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? तीनों चीज़। हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क, काम की प्रकृति। बताइए काम कैसा है? तो नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ वर्क। तो पहले लिखा है कि इसमें क्या करना है, हम बिजनेस में क्या किया जाता है बताओ तो? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? सामान का उत्पादन भी करते हैं और बेचते भी। इसमें क्या करते हैं? सर्विस देते हैं।
क्या लिखा है, पर्सनल सर्विसेज एज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बन के हम लोग पर्सनल सर्विसेज देते हैं। यहाँ हम लोग वस्तु और सेवा का उत्पादन भी करते हैं और विक्रय भी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या देते हैं, सेवा, लेकिन दूसरे के लिए सेवा देते हैं और एज पर एग्रीमेंट सेवा देते हैं। जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके आधार पर सेवा देते हैं। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, हम अपना सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्रीमेंट के आधार पर है। मतलब 8 घंटा का लिखा है कि 8 घंटा ड्यूटी करना तो 8 घंटा देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है। क्या डॉक्टर को 8 घंटा का ड्यूटी मिलता है? अरे हम अपना खुद का, मतलब हम ट्यूशन अपना खुद का चला रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सेवा दे रहे, हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाने का मन करे, संडे को भी पढ़ाने का मन करे, हम अपनी मर्जी सेवा देंगे। लेकिन हम ये स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके आधार पर देते हैं कि 6 घंटा मतलब 6 घंटा। आगे क्या लिखा है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। पैसा किस में ज़रूरत पड़ता है बताइए, बिजनेस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। लिखा भी है, देखिए, कैपिटल इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड नेचर। बोलता है यूजुअली रिक्वायर लेस कैपिटल, इसमें पूंजी कम जरूरत पड़ता है, इसमें ज़्यादा पड़ता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि जैसा जैसा बिजनेस होगा उसके आधार पर, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो पूंजी कम चाहिए, बिजनेस का साइज बड़ा है तो पूंजी ज़्यादा चाहिए। और इसमें वो लिखा है प्रायः कम पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल आदमी को कम ही पूंजी, खाली बस क्लिनिक खोलना है और क्या चीज़ खोलना है डॉक्टर को जी, बढ़िया से क्लिनिक बना देना है, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार बना दिया और उसी में कमा रहा अपना। इसका पूंजी कम, इसमें पूंजी ज़्यादा लगता है। इसको माल खरीद के लाना होगा, इसको कौन सा सामान खरीदना है, 2-4 सामान खरीदना है बस एक बार, और इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता पूंजी का। नो नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ा जा सकता है, आसान है। अच्छा रिस्क बताओ तो, रिस्क इसमें हाई रिस्क होता है, या तो बर्बाद हो जाओगे या तो खूब कमाओगे। इसमें थोड़ा सा कम, इससे कम रिस्क होता है, और इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? ये आप जानते हैं कि नहीं, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, उसके बाद प्रोफेशन में, और उसमें तो रिस्क होता ही नहीं है। अब अंतर लिखा है योग्यता। बताइए बिजनेस करने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है, थोड़ा मोड़ा ज्ञान। बोला इसमें किसी औपचारिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। आप अगर रुपया पैसा जानते हैं तो धंधा कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। कहीं नहीं लिखा है इस दुनिया देश में कि बिजनेस करने के लिए इतना डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें तो चाहिए सर, इसमें डिग्री तो चाहिए। क्या लिखा है, हैविंग फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास योग्यता होनी चाहिए तभी आप चला सकते हो। उसमें भी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अंगूठा छाप को कोई भी धंधा वहाँ ले लेगा, वहाँ कौन सा नौकरी देना, वहाँ अंगूठा छाप को भी ले लेगा। यहाँ बोलता है थोड़ा सा भी अगर रुपया पैसा का नॉलेज है तो आप कर लो, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें डिग्री का ज़रूरत है। आप अगर, अब बताओ उद्देश्य, बिजनेस का उद्देश्य क्या है, दुनिया शांति है। इसका उद्देश्य क्या है, इनकम कमाना है। इसका उद्देश्य क्या है, सैलरी एंड वेजेस कमाना। इसका उद्देश्य है कि किसी तरह हमको सैलरी वेजेस मिल जाए। इसका उद्देश्य है कि हमको इनकम मिल जाए। इसका उद्देश्य क्या है, और इसके मेहनत के बदले में जो कमाई होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इसके मेहनत के बदले में, मतलब बिजनेस कर रहा है तो एक बिजनेस में दिन रात जो मेहनत कर रहा है उसके बदले में जो उसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। ये जो मेहनत कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, इनकम। और ये मेहनत कर रहा है उसको किसके लिए मेहनत कर रहा है, सैलरी और वेजेस के लिए। याद रहेगा, याद रहेगा। तीनों व्यक्ति लगा पड़ा है अपने अपने काम में। अच्छा, हित का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बोलते एक व्यापारी अपना इंटरेस्ट यानी अपना हक, अपना अधिकार किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल्कुल यहाँ लिखा है। तभी आपको बताया कि अब वो अगर चला भी जाए ना 3 महीने के लिए तो अपने बेटे को भी धंधा दे के जा सकता है। हाँ या नहीं, उसका बेटा धंधा चलाएगा, मतलब अपना जो काम है वो किसी और को वो दे सकता है, दे के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये कर सकता है। डॉक्टर साहब गए हुए हैं तो बोला अच्छा मेरा छोटा भाई है इधर ही घूमते फिरते रहता था तो उसी को बैठा देते हैं क्लिनिक में, आज वो देखेगा, आज वही ऑपरेशन करेगा। क्या करेगा, बर्बाद नहीं कर देगा। डॉक्टर है, उसका छोटा भाई एकदम लफंगा है, पढ़ने लिखने में एकदम ठीक है, कुछ नहीं करता है, पढ़ने लिखने लायक नहीं है और कुछ जानता ही नहीं। तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा करो हम आज जा रहे हैं थोड़ा रांची, तो अपना छोटा भाई को बैठा देते हैं, वही आज देखेगा मरीज़ को। क्या लगता है सही है? नहीं। इसमें आप हट सकते हैं, मतलब आप यहाँ से दूसरे जगह जा सकते हैं, अपना हित ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई किसी को भी बैठा दीजिए आपका धंधा चल जाएगा। इसमें बोलता है आपको खुद रहना पड़ेगा। अब बता हम छुट्टी में जाएंगे तो कोई दूसरा पढ़ाएगा मेरी जगह पे, संभव नहीं है। और इसमें भी नहीं, नौकरी तुम्हारा बाद खटेगा तुम ही ना भैया, कोई दिक्कत किसी को। अब किसी को ब्रांच मैनेजर हम बनाएं, अब बोलेगा सर हम 10 दिन के लिए एब्सेंट हैं तो ऐसा करिए मेरे भाई को रख लीजिए, ये सब यहाँ नहीं चलता है, ये दोनों में नहीं। बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस में तुम रहो ना रहो तुम्हारा धंधा चलेगा, लेकिन वो दोनों में तुमको रहना ज़रूरी होगा, चाहे नौकरी हो चाहे प्रोफेशन हो। कहीं कोई दिक्कत है, दोनों में आपको रहना पड़ेगा। उसके नीचे हम लोग पॉइंट देख रहे हैं,
अच्छा, कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि ख़राब है, बिजनेस अच्छा है कि ख़राब है? कुशलता की पहचान कैसे होगी कि अच्छा बिजनेस है कि ख़राब है? भैया प्रॉफिट कमाना। अगर कोई बिजनेस खूब प्रॉफिट कमा रहा है तो हम लोग मानते हैं कि बिजनेसमैन अच्छा है, हाँ या नहीं? किस बिजनेस को अच्छा मानेंगे, जो खूब प्रॉफिट कमा रहा है या कम कमा रहा है? जो ज़्यादा कमा रहा है। तो अगर कोई खूब प्रॉफिट कमाएगा तो उस बिज़नेस को अच्छा माना जाएगा। और इसमें बोलता है जितना अच्छा सर्विस देगा, पता चला जो उसके पास उस डॉक्टर के पास आ रहा है सब ठीक हो जा रहा है, बोले डॉक्टर बढ़िया है। बात समझ गए? सर्विस ही ना हुआ। कोई कोचिंग खोल के रखा है, जितना बच्चा आ रहा है सब नौकरी ले रहा है, बोलता है पढ़ाते बहुत बढ़िया है। हो सकता है वो नहीं भी पढ़ाते होंगे, लेकिन फिर भी लोग यही पूरा हल्ला करेगा कि पढ़ाई ज़बरदस्त होती है, जो आता है नौकरी लेकर आता है, मतलब गारंटेड नौकरी है भैया। तो ये सर्विस के ऊपर, यानी यहाँ जो हम लोगों का मेन चीज़ चेक किया जाता है कि बढ़िया आदमी है या नहीं है, बढ़िया प्रोफेशनल है कि नहीं, बढ़िया डॉक्टर है कि नहीं, बढ़िया लॉयर है कि नहीं, ये चेक किया जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर। अब बिजनेसमैन बढ़िया है कि नहीं वो चेक किया जाता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर खूब प्रॉफिट कमा रहा है तो माना जाता है अच्छा बिजनेस है। आप रिलायंस में अभी अंबानी को अच्छा बिजनेस क्यों मानता है, अच्छा बिजनेसमैन? कुछ दिन पहले अडानी को मान रहे थे कि लगता है बिजनेसमैन अच्छा है यार, देख रहे हो दुनिया में नंबर 1 to 10 में पहुँचे। अडानी को अंबानी को अच्छा क्यों मानते हैं, किसके आधार पर मानते हैं बताइए? प्रॉफिट के आधार पर, ज़्यादा कमाता है इसलिए मानते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए देश का सबसे अच्छा बिजनेस टाटा है। टाटा अपना 70% इनकम डोनेट कर देता है, इसलिए उसका पैसा दिखता नहीं है। और रिलायंस एक चवन्नी डोनेट नहीं करता, इसलिए उसका पैसा दिखता है। बताओ कौन इंसानियत वाला काम कर रहा है? लेकिन कोई नहीं वैल्यू देता है, सब मानता है ना कमाई तो इसका ना है। समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक व्यक्ति अपना पैसा समाज की भलाई के लिए खर्च कर देता है, और एक व्यक्ति किसी के लिए खर्च नहीं करता, खाली लूटता है और अपने पास रखता है। समाज में किसको वैल्यू देता है लोग? दोनों व्यक्ति, एक सामाजिक सेवा वाला आदमी पूरा समाज का सेवा करता है, और एक जो है वो पैसे वाला आदमी है। जब वो दोनों एक जगह बैठेगा तो लोग किसको वैल्यू देगा? पैसे वाले को। तो यही तो समस्या है। तो बिज़नेस में हम कैसे मानेंगे कि कौन अच्छा बिजनेसमैन? तो प्रॉफिट कमाने के ऊपर। और इसमें प्रोफेशन में कैसे मानेंगे? तो जो अच्छा सर्विस देता है। और यहाँ पे कैसे मानेंगे? जो डेडिकेशन के साथ काम करता है, अपने जॉब में पूरा एकदम डेडिकेशन रखा हुआ है, मतलब एकदम ध्यान देके ध्यानपूर्वक काम करेगा, उसको अच्छा वर्कर मानेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? और लास्ट क्या है? आचार संहिता, नियम कानून। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट का जरूरत नहीं है। देखो लिखा है, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। क्या जरूरत है? नियम कानून है बिजनेस में जी? कोई नियम कानून नहीं, जैसे चलेगा चलाना है। कोई कानून नहीं बना हुआ बिजनेस के लिए, लेकिन प्रोफेशन के लिए नियम कानून है, और रोज़गार के लिए भी कोई नियम कानून, कोई नियम कानून। देखिए लिखा है। अच्छा हाँ, अनुबंध के समय कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। जब एग्रीमेंट होता है ना, तब कोड ऑफ कंडक्ट कुछ बातें, 3-4 बात इसमें लिखा रहता है। पहला, मालिक धमकाता है कि एब्सेंट नहीं करना है, एब्सेंट करोगे सैलरी काट लेंगे। कुछ नियम कानून समझाता है। देखो हमारे फैक्ट्री में सिगरेट विगरेट पीना अलाउ नहीं है। पीता होता है क्या? बोलते नहीं सर नहीं पीते हैं। बोलो अगर पीता भी होगा तो चुप रहना है, फैक्ट्री से बाहर पीना, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। एब्सेंट होने से पहले नोटिस देना जरूरी है। ये सब चीज़ समझाता है कुछ नियम कानून। नौकरी में एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है नियम कानून, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे होता है? प्रोफेशन में होता है, पेशे में होता है। कोई दिक्कत किसी को? कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो पेशा चला रहा है, वहाँ पे नियम कानून बहुत अधिक होता है, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अधिक होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ गए? हम लोग आज क्या क्या पढ़े? प्रोफेशन का मीनिंग पढ़े, प्रोफेशन का फीचर्स पढ़े, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पढ़े, एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स पढ़े, और डिफरेंस पढ़े तीनों के बीच में कि क्या अंतर है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है।